अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के लिए कई लोगों ने कमेंट किया था, लेकिन आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लेट हो गया है, जिसके लिए माजरत चाहता हूँ। इससे पहले हमने जो सबक पढ़ा था वो था 7वां सबक, मौर्य अहद का भारत। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर जो आई की बटन नज़र आ रही है उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो सबक है उससे जुड़ा हुआ है। अगर आपको ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको दी जाएगी। उस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि वो सबक ख़त्म हुआ था मौर्य अहद का भारत। सम्राट अशोक के इंतकाल के बाद मौर्य हुकूमत कमज़ोर होती गई। उसके बाद हिंदुस्तान के शुमाली हिस्से में कई छोटी छोटी हुकूमतों ने जन्म लिया। उसके बारे में हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं। सबक का नाम है मौर्य अहद के बाद की हुकूमतें। सबक शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। और इस वीडियो को बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। आप पहले वीडियो को देख लीजिए, आपको लगेगा कि इसमें काफ़ी मेहनत हुई है, तब जाकर आखिर में लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। मौर्य अहद के बाद जो हुकूमतें जन्म ली उनको 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हम उनका खुलासा कर दें। पहली जो हुकूमत जिसके बारे में हम देखेंगे, शुंग ख़ानदान। उसके बाद यूनानी राजा, उसके बाद राजा कुषाण, उसके बाद गुप्त राजघराना और वर्धन राजघराना। शुंग ख़ानदान सम्राट अशोक के मरने के बाद मौर्य अहद की जो सल्तनत थी वो कमज़ोर होती चली गई और आखिरी बादशाह उस हुकूमत का बृहद्रथ था। मौर्य अहद की हुकूमत में जो फ़ौज का सिपह सालार था, यानी फ़ौज का जो सरदार होता है उसे सिपह सालार कहते हैं, वो था पुष्यमित्रा शुंग। उसने अपने राजा के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और उसको कत्ल कर दिया और ख़ुद जो है वो काबुल का हुक्मरान बन बैठा। हिंद यूनानी राजा। उस ज़माने में शुमाली हिंदुस्तान में यूनान से आए हुए यूनानी राजाओं की छोटी छोटी हुकूमतें थीं। इन राजाओं को हिंद यूनानी राजा कहते थे। इससे पहले के सबक में भी हम हिंद यूनानी राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने यूनान से आई हुई रस्म व रिवाज को हमारे अंदर दाखिल किया। वो अपने सिक्कों में एक जानिब बादशाह की तस्वीर और दूसरी जानिब राजा की तस्वीर छापते थे। वही तरीका हमारे हिंदुस्तान के राजाओं ने भी अपनाया और ऐसे ही सिक्के हिंदुस्तानी राजाओं ने भी राइज किए। हिंद यूनानी राजाओं में मिलिंदर राजा सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, जिसे मिलिंद भी कहते हैं। मिलिंदर राजा ने बुद्ध भिक्खु नागसेन के साथ बुद्ध मज़हब के फ़लसफ़े को लेकर आपस में तबादला ख़याल किया। उसने नागसेन से कई सवालात किए। नागसेन से उसने जो भी सवालात पूछे वो तमाम सवालों पर मुश्तमिल एक किताब भी तरतीब दी गई, जिसे मिलिंद पंथ के नाम से जाना जाता है। ये किताब पाली ज़बान में मौजूद है। राजा कुषाण। बच्चों, हमारे हिंदुस्तान पर राज करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी टोलियां अलग अलग मकाम से आती रही हैं। उन्हीं टोलियों में एक टोली थी कुषाण नाम की। उन राजाओं को कुषाण राजा या राजा कुषाण कहा जाता था। कुषाण राजा की टोली इसलिए बहुत ज़्यादा मशहूर हुई क्योंकि भारत में सोने के सिक्के ढालने की जो इब्तिदा थी वो कुषाण राजाओं ने की थी। इन सोने के सिक्कों पर गौतम बुद्ध
और दूसरे भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर कुंदा हुआ करती थी। कुषाण राजाओं में जिस राजा ने सल्तनत को सबसे ज़्यादा वुसअत दी, सबसे ज़्यादा फैलाया, वो राजा था सम्राट कनिष्क। अब हम सम्राट कनिष्क के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सम्राट कनिष्क की हुकूमत मगरिब में काबुल से मशरिक में वाराणसी तक फैली हुई थी। उसके ज़माने में बुद्ध मज़हब की चौथी कॉन्फ्रेंस कश्मीर में मुनक्किद की गई थी। बच्चों याद कीजिए, आप पिछले सबक में सम्राट अशोक ने बुद्ध मज़हब की तीसरी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराई थी और सम्राट कनिष्क ने बुद्ध मज़हब की चौथी कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया। राजा कनिष्क ने कश्मीर में ही कनिष्कपुर नाम का एक शहर भी बसाया था। उसी के ज़माने में अश्वघोष नाम का एक शायर बहुत मशहूर था। उसने बुद्ध चरित और वज्रसूची नामी किताब लिखी थी। कनिष्क के दरबार में चरक बहुत मशहूर तबीब था। गुप्त राजघराना। तीसरी सदी ईस्वी में हिंदुस्तान पर गुप्त राजघराने का इक़्तिदार कायम हुआ और गुप्त राजघराने का जो इक़्तिदार की मुद्दत थी वो तकरीबन 3 सदियों तक चलती रही। इस हुकूमत की बुनियाद श्री गुप्त नामी राजा ने की थी। उसके बाद कई राजाओं ने गुप्त सल्तनत को आगे बढ़ाया, लेकिन इनमें से समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दुर्वम ये 2 अहम राजा ज़्यादा मशहूर हुए। अब हम उन्हीं दोनों राजाओं के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। समुद्रगुप्त राजा चंद्रगुप्त अव्वल का बेटा था। उसने अपनी सल्तनत को बहुत वुसअत बख्शी। उसके अहद में गुप्त ख़ानदान का इक़्तिदार आसाम से पंजाब तक फैल गया। तमिलनाडु में कांची तक मशरिकी साहिली इलाके को उसने फतेह कर लिया था। समुद्रगुप्त की फतूहात की वजह से हर तरफ उसके इक़्तिदार का दबदबा फैल गया था। राजा समुद्रगुप्त वीणा यानी सितार बजाने में बड़ा माहिर था। इसने कई सिक्के भी राइज किए और इन सिक्कों में एक जगह उसने अपने आप को सितार बजाते हुए भी पेश किया। इस सिक्के पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। गुप्त खानदान का दूसरा अहम राजा था चंद्रगुप्त दुर्वम। बच्चों, चंद्रगुप्त दुर्वम दरअसल समुद्रगुप्त का ही बेटा था। उसने अपनी बेटी प्रभावती का ब्याह वाकाटक खानदान के रुद्रसेन दुर्वम से करवाया। इस तरह जुनूब के ताकतवर वाकाटक हुकूमत से उसने रिश्तेदारी कायम कर ली। बच्चों, दिल्ली के करीब महरौली नाम के एक मकाम पर लोहे का एक सुतून है जो तकरीबन 1500 साल पहले बनाया गया और इतना कदीम होने के बावजूद भी अब तक उस पर जंग नहीं लगा है। ये कदीम भारतीयों की तकनीकी उलूम का जीता जागता सबूत है। उस सुतून पर चंद्र नाम के एक बादशाह का नाम का जिक्र मिलता है, जो इस बात की बुनियाद है कि वो सुतून चंद्रगुप्त दुर्वम के ज़माने का तामीर किया हुआ है।
तकरीबन 300 साल के बाद जब गुप्त ख़ानदान की हुकूमत कमज़ोर होने लगी तो हिंदुस्तान के शुमाली हिस्से में कई छोटी बड़ी हुकूमतें आने लगी। इनमें ही एक अहम हुकूमत थी वर्धन राजघराना। प्रभाकर वर्धन नामी राजा ने वर्धन राजघराने की बुनियाद डाली थी। उसका एक बेटा था हर्षवर्धन। उसने वर्धन सल्तनत को काफ़ी वुसअत दी और ये राजा बहुत मशहूर हुआ। उसकी सल्तनत की तौसी शुमाल में नेपाल, जुनूब में नर्मदा नदी, मशरिक में आसाम और मगरिब में गुजरात तक हुई। हर्षवर्धन ने चीन के बादशाह के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए थे। वो अपनी हुकूमत की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा अवाम की भलाई के लिए सर्फ कर दिया करता था। हर 5 साल के बाद वो अपनी ज़ाती इमलाक और तमाम जायदाद अवाम में तकसीम कर देता था। हर्षवर्धन के दरबार में एक दरबारी शायर था बान भट्ट। उसने हर्षवर्धन के हालाते ज़िंदगी को एक किताब की शक्ल दी थी जिसका नाम उसने रखा था हर्षचरित। उस किताब के ज़रिए हमें हर्षवर्धन के दौरे हुकूमत के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल होती है। हर्षवर्धन ने बुद्ध मज़हब को कबूल किया था। हर्षवर्धन ने संस्कृत ज़बान में 3 ड्रामे लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के ही ज़माने में बुद्ध भिक्खु ह्यून सांग चीन से भारत आया था। उसने सारे भारत की खाक छानी। 2 बरसों तक वो नालंदा यूनिवर्सिटी में मुकीम रहा और अपने वतन लौटने के बाद उसने बुद्ध किताब का चीनी ज़बान में तर्जुमा भी किया था। शुमाल मशरिकी भारत का शाही इक़्तिदार। शुमाल मशरिकी भारत के मणिपुर इलाके की एलुपी शहजादी की अर्जुन के साथ शादी की कहानी महाभारत में भी मिलती है। 4वीं सदी में कामरूप की हुकूमत को उरूज हासिल हुआ। पुष्यवर्मन कामरूप हुकूमत का बानी था, यानी उसी ने बुनियाद डाली थी कामरूप हुकूमत की। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के सुतूनी कतबे में उसका जिक्र आया है। कामरूप के राजाओं की कुंदा की हुई तहरीरें पाई जाती हैं। महाभारत और रामायण जैसी तवील रज़मिया नज़मों में कामरूप का जिक्र प्राग ज्योतिष के तौर पर आया है। प्रयाग ज्योतिषपुर उस हुकूमत की राजधानी थी। तो बच्चों, आज हमने मौर्य अहद के बाद जो हुकूमतें आई जो कि शुमाल की जानिब थी उनके बारे में पढ़ा। अगले सबक में हम जुनूब की जानिब जो हुकूमतें आई भारत में उनके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं हम अपने अगले सबक में। अल्लाह हाफिज़।